नमस्कार दगड्या, स्वागत है आप सभी देहरादून स्टडी पॉइंट मी मोहित रावत। साथियों, उत्तराखंड जी के स्पेशल हिंदी एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, अब जान गए भी होंगे कि इस सीरीज का नाम क्या है। 10 का दम सीरीज है और यहाँ पे हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। यानी लगभग 2017 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी उत्तराखंड के क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लेते हैं और उन क्वेश्चनों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करते हैं। देखते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। तो हमारे साथ बनिए रहिए दोस्तों लास्ट तक। ये निश्चित ही आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे क्या है कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, शैलेश मटियानी जी के बारे में डिस्कस किया था और फरवरी मंथ के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मंगरेश डबराल जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मार्च के इंपोर्टेंट डे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये सीरीज हमारी आने वाले सभी एग्जामों के लिए, यूकेएसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहीं पे इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करा दूं और आप अगर लिखते हो तो निश्चित ही आपको क्या होगा, ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे मंगरेश डबराल जी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फुल डिस्कशन लास्ट में करेंगे जब हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कराऊंगा कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे मंगरेश डबराल जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इनका निधन कब हुआ था। यहाँ से अभी स्टार्टिंग में आप सिर्फ 3 पॉइंट देखोगे और इन्हीं 3 पॉइंट को हम लास्ट में भी रिवाइज करेंगे, इसलिए ये आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा और जल्दी भी याद रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मंगरेश डबराल जी की बात करते हैं तो सबसे पहले मंगरेश डबराल जी से आपको ध्यान रखना है कि 16 मई 1948 क्या है, 16 मई 1948 को काफल पानी गांव टिहरी गढ़वाल में मंगरेश डबराल जी का जन्म हुआ था। तो मैं यहां पे लिखता हूं, कब है, 16 मई 1948 यानी 1948 को काफल पानी गांव टिहरी गढ़वाल में क्या हुआ था, मंगरेश डबराल जी का जन्म हुआ था। और वर्तमान में और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 2020 को साथियों कोविड के कारण इनका निधन भी हो गया है। तो आपको इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में ध्यान रखना है। तो आपने यहां से पहले लिख लिया होगा। साथियों, अगर आप हेडफोन यूज कर रहे होंगे तो इसका बेनिफिट आपको और ज्यादा मिलेगा। तो मेरी आपको एडवाइस है, आप हेडफोन लगाएं और फिर इसे लिखें, कॉपी में लिखें, राउट डाउन करें, ये आपको बेनिफिट देगा। तो साथियों, जैसे 16 मई 1948 को मंगरेश डबराल जी का जन्म हुआ था, 9 दिसंबर 2020 को मंगरेश डबराल जी का निधन भी हो गया। साथियों, काफल पानी गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। अब यही फैक्ट हम आगे लास्ट क्लास में भी देखेंगे, यानी लास्ट क्लास यानी लास्ट सीरीज में भी देखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे मार्च के कुछ इंपोर्टेंस डे। साथियों, मार्च के हम पूरे इंपोर्टेंस डे लिखेंगे, लेकिन मैं आपको केवल पहले अभी 4 इंपोर्टेंस डे दिखा देता हूं जो आपको बाद में भी याद रहेगा। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 3 मार्च को, वैसे तो सबको मालूम होता है, जिन्हें मालूम है वो फिर भी क्या करें, रिवाइज करें। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगर हम 20 मार्च की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही आप सब जानते हैं, यूकेएसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्पैरो जो बर्ड है उसका दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पोरे डे, यानी स्पोरे यानी जो गोरैया पक्षी है यानी उसका दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को 2 इंपोर्टेंट डे हो गए, एक है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और एक है विश्व गोरैया दिवस, तो यानी 2 हो गए। अब बात करोगे जैसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है 22 मार्च। आप सब जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में साथियों हम जो जल दिवस है इनकी जो 2021 की जो थीम है, आप जानते होंगे कि थीम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर बात करेंगे लास्ट के 24 मार्च की बात करेंगे तो 24 मार्च को जैसे यहाँ पे विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी यानी क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको मार्च महीने से फिलहाल अभी इन 4 दिवसों को याद करो। पहला 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 20 मार्च अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, और 20 मार्च को ही जो वर्ल्ड स्पोरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करेंगे विश्व जल दिवस, और 24 मार्च की बात करेंगे तो विश्व टीबी दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है। तो साथियों, आपने यहाँ पे देख लिए। अब हम पिछली क्लास के जो हमने फरवरी मंथ के जो इंपोर्टेंट डे देखे थे उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पिछली स्लाइड में,
देखो दोस्तों, हमने कल भी किया था, दोबारा रिवाइज करेंगे, अब हमें याद हो जाएगा ढंग से। तो साथियों, याद करने का तरीका यही है कि आप उसे बार बार रिवाइज करो। एक बार करोगे आप उस टाइम याद भी कर लोगे, तो कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। इसलिए सही यही है कि आप उसे बार बार रिवाइज करो, तब जाके कि आपको याद होगा। जैसे पहला है 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 4 फरवरी को ही श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, यानी कृमि होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेट में क्या बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, तो उन्हें कृमि कहा जाता है। तो यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13 फरवरी की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती, और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया सरोजिनी नायडू जी की जयंती और विश्व रेडियो दिवस। 20 फरवरी की बात करेंगे तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो साथियों, हमने पिछली क्लास का जो इंपोर्टेंट डेज थे वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब चलेंगे हम आज के स्लाइड पे। तो साथियों, आपने यहाँ पे देख लिया था, जैसे मंगलेश डबरियाल जी के बारे में 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ था। काफल पानी गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। 9 दिसंबर 2020 को कोविड के कारण क्या हुआ, इनका निधन भी हो गया था। अब जैसे मार्च के हमने इंपोर्टेंट डे देखे थे, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही हमने क्या देखा था, वर्ल्ड गोरैया दिवस, यानी जो एक्सप्लोरर डे है वो हम 20 मार्च को मनाते हैं। इसके अलावा हमने देखा था जल दिवस यानी वाटर डे की बात करेंगे 22 मार्च को, और 24 मार्च को हमने देखा था वर्ल्ड टीबी डे देखा था। तो साथियों, अब चलेंगे हम आज के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है जैसे, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? यह आया था वीडियो में, पेपर में, एग्जाम में आया था। मैं अभी जो प्रीवियस ईयर वीडियो में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उन्हें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये लगभग खत्म होने वाले हैं, यानी जो वीडियो का जो पेपर था वो सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे ये लास्ट सीरीज होगी यानी वीडियो पेपर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे था क्वेश्चन, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ है? ऑप्शन है जैसे 2 जनवरी 1965, 24 फरवरी 1960, 13 मई 1961 और उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, सब जानते हैं क्या होगा, 24 फरवरी 1960। तो राइट आंसर क्या है, 24 फरवरी 1960। अब जितने भी जिले हैं उन सबको आपको याद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैप में चलते हैं, आप मैप में देखें, अब उन्हें क्या करेंगे, याद करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप समझ गए होंगे मैप में, जैसे ये क्या है, उत्तरकाशी हो गया, ये क्या है, रुद्रप्रयाग हो गया, है ना, चमोली हो गया, ये पिथौरागढ़ हो गया। आप सब जानते होंगे, आपको मैप में क्लियर होना चाहिए कौन कहां पे है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, टिहरी हो गया, ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, और यहां पे देखिए साथियों क्या है, बागेश्वर, ये चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो साथियों, ये तो आपने मैप में देख लिया। यहाँ से कई बार क्या बनते हैं कि क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि किसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी रिवाइज कर लिया था, याद किया था, आपको याद भी हो गया होगा। लेकिन आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी स्थापना कब कब हुई। तो साथियों, मैप में लिखेंगे हम। सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मेरे साथ लिखो सबसे पहले, जैसे यहाँ पे देखो उत्तरकाशी की बात करेंगे, तो सब जानते हैं उत्तरकाशी का होता है 24 फरवरी 1960। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये 3 ऊपर के हैं, यानी इन सबका क्या है, 24 फरवरी 1960। इसका भी क्या है, पिथौरागढ़ का भी क्या है, 24 फरवरी 1960। तो साथियों, इन तीनों का, यानी जो ऊपर के हैं, जो महान हिमालय के क्षेत्र है जहां पे दूसरे देशों के साथ जो सीमा साझा करते हैं, यानी इन तीनों का जो स्थापना वर्ष है एक साथ है, 24 फरवरी 1960 को। चमोली का भी क्या है, 24 फरवरी 1960, और पिथौरागढ़ का भी क्या है, 24 फरवरी 1960। अब आपने यहां तक ये 3 देख लिए। अब करोगे आप जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे यहाँ पे देखो रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, लगभग इनकी स्थापना एक साथ हुई थी।
और चंपावत। देखिए दोस्तों, अगर रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 सितंबर 1997। यहां पे लिखता मैं 16 सितंबर 1997। तो आपने देखा रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई, 16 सितंबर 1997 को, है ना। बागेश्वर की बात करेंगे तो बागेश्वर के आपको ध्यान रखनी है 18 सितंबर 1997 ही, यानी 97 और ये भी 1997 है, 1997। लेकिन आपकी इसकी एग्जैक्ट डेट क्या ध्यान रखनी है, 15 सितंबर। क्या है, 15 सितंबर। तो साथियों आप यहाँ पे देखो, अब आपको याद हो गया होगा, आपने 6 डिस्ट्रिक्ट याद कर लिया होगा। जिन्हें याद है अच्छी बात है, वो रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस जो एग्जाम में होता है, जब हमारे पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, हमें कम हो जाएगा जब हमें क्या करेंगे, इसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो जैसे हमने 3 देखे जो छोटे छोटे जिले हैं, जैसे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, इन सब की स्थापना 1997 में हुई थी, सितंबर मंथ में हुई थी। लेकिन कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लिए तो वहां पे आपको ध्यान रखना, सबसे पहले 15 सितंबर को चंपावत की हुई थी, फिर 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग की हुई थी, और फिर 18 सितंबर को क्या हुई थी, बागेश्वर को हुई थी। तो यहाँ पे आपने ये देख लिए, ऊपर के देख लिए। अब चलते हैं इधर की ओर, गढ़वाल की ओर चलेंगे। तो देहरादून के आप सब जानते हैं, देहरादून की हुई थी 1817। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता चली कहीं भी, अगर आपको पता चलती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देहरादून की हुई थी 1817 को। अगर हम बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, तो टिहरी गढ़वाल तो सब जानते हैं कि 1 अगस्त को क्या हुआ था, ये भारत में क्या होता है, विलय हुआ था 1 अगस्त कब, 1949, 1949। तो आपने देख लिया 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी का विलय हुआ था भारत संघ में, तो इसकी स्थापना भी यही होगी, 1 अगस्त 1949। हरिद्वार की बात करेंगे साथियों, तो हरिद्वार भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है 28 दिसंबर 1900, यहाँ पे लिखता मैं 28 दिसंबर 1988, 28 दिसंबर 1988। तो साथियों आपने यहाँ पे देख लिया। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे, तो पौड़ी गढ़वाल की जो स्थापना है इसकी भी क्या है, 1840। क्या है, 1840। तो आपने साथियों यहाँ पे देख लिया है, हरिद्वार की देखी आपने 28 दिसंबर 1988, पौड़ी गढ़वाल की देखी 1840 देखी। और यहाँ पे जैसे क्या होगा, जैसे अल्मोड़ा हो गया। अब अल्मोड़ा के देखते हैं, अल्मोड़ा की आपको ध्यान रखनी है, ये है 1891। क्या है, 1891। यहाँ पे लिखता मैं 1891। इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन आपको इनका ईयर ध्यान रखना है। किन किन का, देहरादून का, पौड़ी गढ़वाल का और उधम सिंह नगर का। तो देहरादून का 1817, पौड़ी गढ़वाल का 1840, और यहाँ पे बात करते हैं जैसे अल्मोड़ा की, वो 1891। 1891 ही किसका है, नैनीताल का है। तो नैनीताल का भी कितना है, 1891 हो गया। अब साथियों लगभग आपने सारे देख दिए, अब छूट रखा है केवल एक, लास्ट छूट रखा है, वो है नीचे उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर की आपको ध्यान रखनी है, इसकी एग्जैक्ट डेट ध्यान रखोगे, यह है 30 सितंबर 1995, 30 सितंबर 1995। तो साथियों आपने यहाँ पे एग्जैक्ट डेट देख ली, इनकी स्थापना वर्ष देख ली, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे वीडियो में पिछली बार जब ये बना था कि स्थापना वर्ष पूछ ली थी किसी जिले की, भविष्य में किसी और जिले की पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सारे जिलों की जो स्थापना वर्ष है वो आपको याद करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हो मेरे साथ, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। सबसे पहले आपने देखा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, आपको याद हो गया होगा। फिर हमने 3 छोटे छोटे जिले देखे थे जिनकी एक साथ स्थापना हुई थी 1997 में, सितंबर महीने में। सितंबर 1997 में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत की स्थापना हुई थी। इसके बाद आपने देखा अगर कभी एग्जैक्ट डेट पूछे तो 15 सितंबर को चंपावत की हुई थी, 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग की हुई थी और 18 सितंबर को बागेश्वर की हुई थी। इसके अलावा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम टिहरी की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1949 की हुई थी, देहरादून की 1817 हुई थी। हरिद्वार की बात करेंगे, इस बार यहां से हरिद्वार से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है हरिद्वार की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1988, और उधम सिंह नगर की बात करेंगे 30 सितंबर 1995। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा है और नैनीताल है, तो इनकी 1891 दोनों की स्थापना हुई थी। तो साथियों आपने यहाँ पे देख लिया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी जी का संबंध किससे है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे बात करेंगे दीवान सिंह भाकुनी जी की बात करेंगे साथियों, आपको ध्यान रखना है जो दीवान सिंह भाकुनी जी का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्या है? औषधि वैज्ञानिक। औषधि वैज्ञानिक इसका राइट आंसर होगा। तो औषधि वैज्ञानिक क्या है? इसका राइट आंसर है। तो साथियों आपने यहाँ पे देख लिया दीवान सिंह भाकुनी जी का संबंध क्या है? औषधि वैज्ञानिक से। अगर हम दीवान सिंह भाकुनी जी की बात करेंगे, ये अल्मोड़ा से संबंधित है, यानी इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखोगे दीवान सिंह भाकुनी जी से आप कि इन्हें 2 अवार्ड मिल रखे हैं। एक है CV रमन अवार्ड और एक है शांति स्वरूप, यानी विज्ञान का सबसे बड़ा अवार्ड बोला जाता है इंडिया में, शांति स्वरूप भटनागर। तो भटनागर अवार्ड की बात करेंगे तो ये इन्हें मिला था, एक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात करेंगे तो 1975 में मिला था। कब मिला था? 1975 में। और CV रमन की बात करेंगे, ये मिला था 1989 में। तो साथियों आपको यहां से इतना ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर की बात करेंगे 1975 में मिल रखा था। CV रमन की बात करेंगे, यानी CV रमन अवार्ड की बात करेंगे तो 1989 में मिला था। तो ये आपने दीवान सिंह भाकुनी जी को मिले कुछ प्रमुख अवार्ड देखे। अब मैं आपको 1-2 नाम और लिखाता हूं, आपको याद करना है। सबसे पहले आप लिखोगे, जैसे पूछा जाएगा, एक है नीलांबर दत्त पंत की। जैसे यहाँ पे अगर दीवान सिंह भाकुनी आ गया, दूसरी बार क्या आ सकता है? नीलांबर पंत की बात करेंगे। तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे नीलांबर, क्या है? नीलांबर पंत। तो नीलांबर पंत जी भी अल्मोड़ा से संबंधित है और ये इसरो के वैज्ञानिक है और वहां के निदेशक भी रह चुके हैं, यानी ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। तो नीलांबर पंत की बात करेंगे, इसरो से संबंधित है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, उनके निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, यानी डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। तो नीलांबर पंत यहाँ से ये हो गया। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम रखो जो इस बार आने की संभावना है, वो रखोगे आप आदित्य नारायण पुरोहित। क्या रखोगे? आदित्य नारायण पुरोहित। तो आदित्य नारायण पुरोहित की बात करेंगे तो साथियों आपको ध्यान रखना है, आप सब जानते हैं आदित्य नारायण पुरोहित क्या है। ये क्या है? एक वनस्पति वैज्ञानिक है। क्या है यहाँ पे? एक वनस्पति क्या है? वैज्ञानिक है। तो वनस्पति वैज्ञानिक की बात करेंगे, कौन है? तो ये है आदित्य नारायण पुरोहित जी। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा साथियों? इनकी एक बुक है, आदित्य नारायण जी की एक बुक है, वो आप याद करोगे। बुक का नाम है ब्लेसिंग गढ़वाल। यहां पे लिखता मैं ब्लेसिंग गढ़वाल। तो ब्लेसिंग गढ़वाल आपने यहां पे देख लिया, किसकी रचना है? आदित्य नारायण की एक रचना है। तो साथियों आपको यहां से इतना ही याद करना। एक बार आप दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। दीवान सिंह भाकुनी जी की बात करेंगे, औषधि वैज्ञानिक है, इन्हें 2 अवार्ड दिए जा चुके हैं, एक है CV रमन अवार्ड और एक है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात करेंगे तो इसे इन्हें वर्ष 1975 में दिया गया था। अगर हम CV रमन अवार्ड की बात करेंगे तो इन्हें 1989 यानी 1989 में दिया गया था। फिर हमने 2 नाम देखे, नीलांबर पंत के देखे। तो नीलांबर पंत की बात करेंगे, ये इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, यानी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, ये भी अल्मोड़ा से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं आदित्य नारायण पुरोहित जी की, तो ये क्या है? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और इन्होंने की एक रचना है जिनका नाम है ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। तो यहाँ पे लिखता हूं ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। तो साथियों ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय किसकी रचना है? आदित्य नारायण पुरोहित की है। तो साथियों आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर कर दिया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साथियों जो भी मुझसे पिछली सीरीज से जुड़ रखा है वो सब समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, लिंगानुपात के बारे में डिस्कस किया था। वहां से आपका सारा क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया, चाहे हम भारत के लिंगानुपात की बात करें, उत्तराखंड के लिंगानुपात की बात करें, जिले के लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। दूसरी वीडियो में हमने जनघनत्व से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब के बारे में भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया। यानी प्रत्येक क्लास में हम एक एक टॉपिक लेते हैं जनसंख्या से, और आज की क्लास में जो हमने टॉपिक लिया है जनसंख्या से, वो लिया हमने साक्षरता से। तो साक्षरता से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज के वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसका आंसर तो आपने सब जान गए होंगे कि साक्षरता की अगर क्रम की बात करेंगे तो साक्षरता में तो इंडिया का स्थान 17वां है। क्या है? 17वां है। अब यहाँ पे कुछ बात करूंगा, जैसे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर हम उत्तराखंड की साक्षरता की बात करेंगे और भारत की साक्षरता की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप सब जानते हो भारत की साक्षरता की बात करेंगे तो कितनी है? 74.04%। कितना हो गया? 74.04% भारत की साक्षरता है।
अगर हम उत्तराखंड की साक्षरता की बात करेंगे तो ये है 78.82%। यहाँ पे देखिए 78.82% यानी 78.82%। अब साथियों क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड की साक्षरता भारत की साक्षरता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कितना होगा, अगर आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आएगा लगभग 4.78%। तो 4.78% उत्तराखंड की साक्षरता यानी राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है, यानी भारत की साक्षरता से क्या है, अधिक है। आपने यहां तक देख लिया। अब क्वेश्चन ये आएगा उत्तराखंड साक्षरता की बात करेंगे तो उत्तराखंड की साक्षरता में दो होते हैं, आप सब जानते हैं, एक होता है मेल और फीमेल। तो अब पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। तो पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 87.4%। कितना हो गया, 87.4% क्या है, पुरुष साक्षरता है। अगर महिला साक्षरता की बात करते हैं तो यह है 70.00%। तो 70% कितना हो गया, महिला साक्षरता होगी। तो साथियों आपने साक्षरता से यहाँ पे इंपोर्टेंट देख लिए। अब हम करेंगे साक्षरता से संबंधित इंपोर्टेंट जो फैक्ट है यानी जो जानकारी है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो साथियों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे भारत के साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा भारत की साक्षरता कहाँ है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करेंगे केरल है, दूसरा लक्षद्वीप है, तीसरा मिजोरम है और चौथा गोवा है। यानी साक्षरता की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है यानी साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है। कितनी साक्षरता है, 94% है। फिर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। तो आपको ये चार क्रम वाइज याद करने हैं, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। बोलो मेरे साथ दोबारा, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। आप जितनी बार दोहराओगे उतना ज्यादा और उतनी जल्दी आपको याद होगा, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। अब बात करेंगे, ये तो सर्वाधिक वाले हो गए। अब बॉटम से याद करेंगे यानी सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है बिहार का 61%, फिर अरुणाचल प्रदेश का, फिर राजस्थान का और फिर झारखंड का। तो आपने नीचे से भी देख लिए, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और झारखंड हो गया। तो साथियों आपने साक्षरता यानी अभी हम भारत की साक्षरता की बात कर रहे हैं, तो भारत की साक्षरता से आपने देखा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा ये सर्वाधिक यानी टॉप राज्य है साक्षरता में। और बॉटम की बात करेंगे यानी सबसे नीचे से बात करेंगे, सबसे कम साक्षरता है बिहार की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, फिर राजस्थान की और फिर झारखंड की। ये साक्षरता भारत की साक्षरता से कंपेयर था। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की बात करेंगे, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जैसे नाम है, देहरादून सबसे ज्यादा है 84%, 84.25%, फिर नैनीताल, फिर चमोली और फिर पिथौरागढ़। यानी जो टॉप 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो टॉप 4 राज्य हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। क्या क्या है, देहरादून है, नैनीताल है, चमोली है, पिथौरागढ़ है। तो आप अगर ट्रिक याद करना चाहते हो साक्षरता की तो आप कुछ आंसर आगे से शॉर्टकट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख देता मैं, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कर सकते हो DNCP। तो DNCP कर सकते हो, यानी क्या हो गया, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। तो यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हो। अगर हम बॉटम की बात करेंगे साथियों, सबसे कम साक्षरता वाले, तो आपको ध्यान रखना सबसे कम किसकी है, उधम सिंह नगर की है, फिर हरिद्वार की है, फिर उत्तरकाशी की है और फिर टिहरी गढ़वाल की है। तो बॉटम से कौन है सबसे कम, उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी और फिर टिहरी गढ़वाल। तो साथियों ये आपने देख लिया था, एक बार दोबारा देखो, आप देखो आपको याद हो जाएगा। अगर आप कॉपी में लिख रहे होंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। अगर आप बिना कॉपी यानी कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो ये इसका आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। फायदा आपका तब होगा जब आप कॉपी में लिख रहे होंगे अपनी। तो साथियों आप चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो इसका तो सरल आंसर है, तो इसका जो सरल आंसर है आप सब जानते हैं, कत्यूरी साम्राज्य इसका सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट है। अब साथियों कत्यूरी राजवंश के बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, वहां पे हमने उनके परिवार के बारे में डिस्कस किया था, इसके संस्थापक कौन है, अंतिम संस्थापक कौन है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम कत्यूरी से संबंधित कुछ और फैक्ट देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे साथियों कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में डिस्कस करेंगे, और यानी प्रमुख शब्दावली की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कत्यूरी से संबंधित सबसे पहले देखेंगे
यहाँ पे देखेंगे हम कत्यूरी से संबंधित सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पद देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं प्रांतपाल की बात करेंगे। क्या बात करते हैं? प्रांतपाल। तो प्रांतपाल से आप समझ गए होंगे, प्रांत का मतलब होता है सीमा क्षेत्र, यानी प्रांत यानी सीमा, यानी सीमा की बात करेंगे, यानी सीमाओं का जो रक्षक होता है, जो सीमाओं की निगरानी करता है, उसे प्रांतपाल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखता मैं प्रांतपाल, सीमाओं यानी बॉर्डर, सीमाओं का रक्षक करने वाला। तो सीमाओं का रक्षक प्रांतपाल हो गया। इसके अलावा आप दूसरा याद करोगे, यहाँ पे प्रांतपाल हो गया, इसके बाद आप करोगे घटपाल। क्या है? घटपाल। तो साथियों घटपाल की बात करेंगे। घटपाल होता है गिरिद्वारों की रक्षा करने वाला। गिरिद्वारों, गिरिद्वारों का मतलब समझ गए होंगे आप। गिरि का मतलब क्या होता है? पहाड़, यानी पहाड़ों के क्षेत्र से, पहाड़ों के जो द्वार होते हैं आने वाले, यानी दर्रे होते हैं, उनकी सुरक्षा करने वाला, यानी वहां से सुरक्षा करने वाला जो अधिकारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? घटपाल कहते हैं। दो हो गया। तीसरी बात करेंगे, आपने प्रांतपाल देख लिया, घटपाल देख लिया, आप एक और याद करोगे, एक करोगे नरपति। नरपति का मतलब क्या हो गया यहाँ पे साथियों? जो कत्यूरी काल में जो नरपति कहा जाता था, वो कहा जाता था नदी घाटों पर जो आगमन करने वाले होते हैं, यानी नदी से, यानी पुलों के माध्यम से उधर जाने वाले, नदियों को पार करने वाले, या नदी घाटों से संबंधित, वहां पे जो कर लगाने वाला अधिकारी होता था। तो नदी के समीप या नदी पर आगमन करने वाले, नदी क्षेत्रों में आगमन करने वाले और उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो कार्य करते हैं, उन पर जो टैक्स लगाता है, वो नरपति होता है। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो आप सब, नदी घाटों, यहां पे लिखता मैं नदी घाटों पर आगमन, नदी घाटों पर आगमन सुविधा हेतु, यानी उनकी सुविधा हेतु, सुविधा हेतु कर वसूलने वाला अधिकारी, कर वसूलने वाला अधिकारी। तो साथियों आपने यहां पे देख लिया, क्या देखा? नरपति होता था नदी घाटों पर आगमन की सुविधा हेतु जो कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था, उसे बोलते थे नरपति। तो प्रांतपाल आपने देखा, सीमाओं का रक्षक करने वाला। घटपाल आपने देखा, जो गिरद्वार हो गया, गिरद्वारों का मतलब क्या हो गया? जो दर्रे वर्तमान में कहते हैं हम इन्हें, उनकी रक्षा करने वाले, यानी वहां से सुरक्षा देने वाला। नरपति आपने देखा, जो नदी घाटों में अगर हम क्या करते हैं, सुख सुविधा देते हैं, हमने पुल बना दिया, कुछ सुविधाएं दे दी जनता को, तो उन पर जो टैक्स को जो वसूलता था, उस अधिकारी को क्या बोलते थे? नरपति बोलते थे। इसके अलावा आप एक याद और करोगे, वो होता था वर्मपाल। क्या होता था? चौथे की बात करेंगे, वर्मपाल। तो वर्मपाल का काम क्या था? वर्मपाल उसे बोलते थे जो व्यक्तियों पर निगरानी रखने का काम करता था। राज्य ने अगर किसी को बोला कि आपको यहाँ पे ये करना है, तो इसकी जानकारी लेनी है, उन पर नजर रखनी है, तो नजर रखने वाला, यानी व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी को वर्मपाल कहा जाता था। व्यक्तियों पर निगरानी, व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला। तो व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला जो अधिकारी होता था, वो क्या होता था? वर्मपाल होता था। तो साथियों कत्यूरी सेना से आप फिलहाल इतने याद रखो। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहते हो कि जो कत्यूरी सेना थी, वो 4 भागों में विभक्त थी। सबसे पहले पदातिक था, एक अश्वारोही था, गजारोही था, उष्ट्रारोही था। पदाधिकारी यानी पैदल सेना वाला, अश्वारोही घोड़ा वाला, गजारोही किसे? हाथी से, उष्ट्रारोही ऊंट से। तो यह ये भी ध्यान रख सकते हो। लेकिन आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है, बाकी इसका जो डिस्कशन किया था हमने फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उत्तराखंड स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है। तो साथियों अभी 5वां क्वेश्चन, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है जैसे, यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, इसमें यूनेस्को का विश्व विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो साथियों इंपॉर्टेंट है रामायण। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रामायण बताता हूं, इसके बाद आप इन सारे ऑप्शन को अपने आप कर दोगे। तो रामायण के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे 2 अक्टूबर 2009, यहां पे राइट डाउन करो आप लोग। 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ है कि इसे यूनेस्को की जो साइट है, यानी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, उसमें घोषित किया गया है, यानी जो होता है ना लोक पर्व के रूप में। तो 2 अक्टूबर 2009 को रामायण को यूनेस्को में शामिल किया गया है। आपने ये देख लिया। अब जो ये मेला लगता है, ये मेला जो लगता है, ये लगता है जोशीमठ। कहाँ पे लगता है? जोशीमठ के स्पेशली अगर बात करें तो सलूड़ गांव में। कहाँ पे लगता है? सलूड़ गांव। और जोशीमठ कहाँ पे? चमोली में। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, यानी जोशीमठ के सलूड़ गांव में क्या लगता है? ये मेला लगता है।
2 अक्टूबर 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपने ये देख लिया, ये क्या है, एक मुखौटा नृत्य है, यानी इसमें क्या होता है, मुखौटा होता है, लगभग क्या होता है, इसकी बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 18 मुखौटा हो गया, 18 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। तो ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। यानी लोक उत्सव है, ये भी सही है। मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में घोषित किया गया, ये भी सही है। तो रामायण से आपने साथियों ये देखना है, ये आप रामायण की एक फोटो देख सकते हैं, झांकी के रूप में गया था। तो आप देख सकते हैं साथियों रामायण के बारे में, आप इनके बारे में अगर और डिस्कशन कर सकते हो तो आपको अगर मालूम होगा तो आपको एक पता करना है कि जो रामायण उत्सव है उसे विश्व विख्यात करने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने उसे विश्व पटल में रखने का वो किया, मतलब कोशिश की। तो आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको राइट आंसर दे दूंगा। साथियों आप क्वेश्चन है 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का शुरुआत की थी। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं इसलिए क्या है, जो इसकी एग्जैक्ट डेट है ये गलत हो गया, यानी ये 1929 सही है। यानी जब एग्जाम आयोग जब एग्जाम देता था तो उस टाइम पे उन्हें कुछ मिस्टेक हो जाती थी, तो उन्हीं मिस्टेक में 1926 गलत है, 1929 ध्यान रखना है। तो 1929 से कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गणदेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गणदेश के बारे में, गणदेश का पहला अंक अप्रैल 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र का जो प्रकाशन होता था वो कोटद्वार से होता था। 13 जनवरी 1930 का गणदेश का प्रकाशन बंद भी हो गया था। अब फिर 1934 में क्या हुआ था, इसका दोबारा प्रकाशन मनहर जी ने किया था और देहरादून से किया था। फिर कुछ समय पश्चात इसका प्रकाशन भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो गणदेश जो समाचार पत्र है जो कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार से प्रकाशित किया गया था, ये आप इसके बारे में डिस्कस देख सकते हो साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैसे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो आप याद करो, अगर याद है तो रिवाइज करो। सबसे पहले जैसे आप लिखोगे गढ़वाली अखबार, गढ़वाली समाचार पत्र की बात करेंगे, गढ़वाली। ध्यान रखना साथियों, गढ़वाली अलग है, गढ़वाल अलग है। तो गढ़वाली की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, गढ़वाली की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाली अगर समाचार पत्र की बात करेंगे, अखबार की बात करेंगे, तो 1905 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से, 1905 से, और 1952 तक इसका प्रकाशन हुआ। 1905 से लेकर 1952 तक प्रकाशन हुआ। इसके 3 संपादक हुए, 3 महत्वपूर्ण संपादक हुए, आपको ध्यान रखना है। पहले है गिरिजा दत्त नेथानी, लिखते हैं यहाँ पे गिरिजा दत्त नेथानी, आपने लिख लिया होगा यहाँ पे साथियों, गिरिजा दत्त नेथानी। उसके बाद दूसरे हैं तारादत्त गेरोला जी, तारादत्त गेरोला जी, है ना, तारादत्त गेरोला जी। और तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जिन्हें क्या बोला जाता है, विश्वंभर दत्त चंदोला, विश्वंभर दत्त चंदोला। तो विश्वंभर दत्त चंदोला आपने यहाँ देखिए। तो गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक कौन कौन है, गिरिजादत्त नेथानी रहे हैं, तारादत्त गेरोला जी रहे हैं और विश्वंभर दत्त चंदोला रहे हैं। सर्वाधिक समय तक इनमें से जो रहे थे वो है विश्वंभर दत्त चंदोला। लगभग कब से, 1916 से लेकर 1952 तक इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। तो साथियों यहाँ से आपने गढ़वाली समाचार देख लिया। अब आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे गढ़वाली समाचार पत्र हो गया, है ना, तो ये समाचार पत्र हो गया। अब एक दूसरे समाचार पत्र से आप कंफ्यूज होते हैं, वो है गढ़वा समाचार पत्र। तो गढ़वा समाचार पत्र की बात करेंगे तो गढ़वा समाचार पत्र को आपको ध्यान रखना है, ये 1902 से प्रकाशित हुआ। कब से हुआ, देखो गढ़वाली की बात करेंगे तो 1905 से, गढ़वा समाचार पत्र की बात करेंगे तो 1902 से, और ये लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ, लैंसडाउन से, तो लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ। और इसके जो वो थे संपादक थे वो भी कौन थे, गिरिजा दत्त नेथानी। कौन थे, गिरिजा दत्त नेथानी, गिरिजा दत्त नेथानी जी कौन थे, इसके संपादक थे। तो साथियों आपने यहां से देख लिया होगा। अब आप क्या करोगे, इन्हें बार बार रिवाइज करोगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। आप सब जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, क्योंकि इनमें से इनकी कोई भी डेट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लिमिटेड की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 12 फरवरी 2001 को। UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई। साथियों अब और क्या याद करोगे,
जैसे यहाँ पे जल निगम थी, आप यूपीसीएल की याद कर सकते हो, पिटकुल की याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यूरेडा की याद कर सकते हैं। कभी उरेडा की पूछ ले, जैसे यूपीसीएल की बात करें उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड लिमिटेड, है ना। उरेडा की बात करेंगे उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अब आप इनकी स्थापना देखोगे 2001 में इसकी स्थापना हुई। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मिली, अगर आपको पता है तो साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, जिससे मुझे भी पता चले कि यूपीसीएल की एग्जैक्ट डेट कब है स्थापना की। मैंने नेट में बहुत सर्च किया पर मुझे नहीं मिला। यूपीसीएल की बात करेंगे 2001। पिटकुल की बात करेंगे तो पिटकुल का ध्यान रखना है 1 जून 2014, 1 जून 2014, यानी ये हो गया। अब बात करेंगे जैसे हम उरेडा की बात करेंगे, तो उरेडा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 2001 को। तो जुलाई 2001 को उरेडा की स्थापना हुई, यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल, यहाँ पे देखो साथियों, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आपको ध्यान रखना है, ए से अथॉरिटी में भी कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको एजेंसी ध्यान रखना है। जुलाई 2001। तो अब ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इन सबका हेडक्वार्टर तो देहरादून है, इसका हेडक्वार्टर भी देहरादून है। कहाँ पे है, देहरादून में है, पटेल नगर में। पहले जो इसका हेडक्वार्टर था उरेडा का, ये अल्मोड़ा में था। अब वर्तमान में कहाँ है, पटेल नगर देहरादून में। तो साथियों आपने यहाँ से ये भी देख लिया। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय की स्थापना किया गया। ऑप्शन है जैसे 15 नवंबर 1966, 14 नवंबर 1965, 20 नवंबर 1964 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर 1965 को हिमालय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। हिमालय संग्रहालय कहाँ पे है, निम में है। निम यानी जो नेहरू जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी वहां पे क्या है हिमालय संग्रहालय की स्थापना की गई 1965 में। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय लिखाता हूं, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अभी रिवाइज करो। सबसे पहला है लोक संस्कृति संग्रहालय। आप सब जानते होंगे कहाँ है, लोक संस्कृति संग्रहालय। तो लोक संस्कृति संग्रहालय की बात करेंगे, यह कहाँ है, खुटानी में है, खुटानी में है। दूसरी बात करेंगे साथियों, लोक संस्कृति संग्रहालय हो गया। आप करोगे एक है हिमालय संग्रहालय, हिमालय संग्रहालय। तो साथियों वैसे आपने जैसे आयोग ने यहाँ पे दे रखा था हिमालय संग्रहालय दे रखा था, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसका नाम है हिमालयन संग्रहालय। क्या है, हिमालयन, ये ना लगाना है। और ना का मतलब क्या हो गया, ना का मतलब आप नेहरू से लगा सकते हो, और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, उत्तरकाशी में। यहाँ से आप इसे कर सकते हो। हिमालय संग्रहालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय है जो वहां पे है। तो नैनीताल में हो गया ये। अब इसकी स्थापना पूछा जाता है तो आपके इसकी स्थापना की दो तिथि ध्यान रखनी है। एक 1987 आपने ध्यान रखनी है, और एक 2005 ध्यान रखनी है। कब, 2005 ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे ज्यादातर 1987 दिखा, और एक बार मुझे कहीं पे जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे 2005 में दिखा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि ऑप्शन में क्या आया है, 1987 आया है या 2005 आया है। तो हिमालय संग्रहालय नैनीताल में हो गया। तितली संग्रहालय आप सब जानते हैं ये भीमताल में है। तितली संग्रहालय की बात करेंगे कहाँ पे है, ये कहाँ है, भीमताल है ना, भीमताल नैनीताल में है। यानी यहां से आप सारे कर सकते हो साथियों। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट आप ध्यान रखोगे, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की बात करेंगे तो ये श्रीनगर में है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, अगर आपको लिखना थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लिखता मैं, क्या कहा मैंने, हिमालय, हिमालय पुरातत्व, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। तो निर्वंशीय संग्रहालय की बात करेंगे, ये कहां पे है, श्रीनगर में है। कहां पे है, श्रीनगर में है। तो साथियों कुछ ये संग्रहालय थे, ये आपको याद करने हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ। उत्तरकाशी की बात करेंगे, यानी यहाँ पे हिमालयन संग्रहालय, हिमालय नहीं हिमालयन संग्रहालय है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी निम में है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वहीं पे है। अगर हिमालयन पूछे तो वो आप जाओगे नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। लोक संस्कृति की बात करेंगे खुटानी में जाओगे। तितली संग्रहालय की बात करेंगे भीमताल में जाओगे। हिमालयन पुरातत्व एवं निसंग्रह संस्थान की बात करेंगे, संग्रहालय की बात करेंगे तो आप कहां जाओगे, श्रीनगर गढ़वाल में जाओगे। तो साथियों यहाँ पे ये था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तराखंड राज्य के
अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को कौन सी नोडल एजेंसी क्या करती है, वो करती है। तो राज्य योजना आयोग का कोई मतलब नहीं है साथियों इसमें, निर्वाचन आयोग का तो कोई मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है, अर्थ एवं संख्य निदेशालय। तो वैसे साथियों यहाँ से तो आपको इतना ज्यादा फैक्ट तो ध्यान रखना नहीं है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे अगर रखना भी चाहते हो तो आप क्या रख सकते हो, एक याद रखोगे नासो, कभी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे लिख देता मैं NSSO, नासो। तो नासो की बात करेंगे, इसके फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी सर्वे की बात करेंगे तो यानी देखा नासो की बात करेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नासो है। इसकी स्थापना की बात करेंगे 1950 में, आपको ध्यान रखना है, 1950 में आपको ध्यान रखना है ना। अब एक इंपॉर्टेंट डे यहाँ से मनाया जाएगा कि ये जो है माने क्या बोलते हैं इकोनॉमिक से संबंधित सबसे बड़ी जो संस्था है यानी यह नासो है। अब यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखोगे साथियों, विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करेंगे, सॉरी अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में बात करेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स दिवस की बात करेंगे तो आप यहां से सिर्फ एक ध्यान रखो, ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को कब मनाया जाता है, 12 सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे दोस्तों, ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है, 29 जून को। 12 जुलाई 2006 को तो एनएसओ की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 2006 को एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, यहाँ पे लिखता मैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ पे लिखता मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कमेटी यानी एनएसओ की बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 को। अगर हम सांख्यिकी दिवस की बात करेंगे तो 29 जून को मनाया जाता है महानवोलिस के जन्म दिवस पर। तो साथियों आपने यहां से इतना ही देखना है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पे, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कुली बेगर प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की इस्तेमाल करने वाला कमिश्नर कौन था। सरल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रेल इसका राइट आंसर होगा। अब ट्रेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लिखा देता हूं, वैसे तो सबको मालूम है लेकिन जो फैक्ट सबको मालूम होना चाहिए, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी लिखो। सबसे पहले ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ये ट्रेल ने क्या किया था, पहली बार यहाँ पे भूमि बंदोबस्त कराने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले जैसे कुली बेगार प्रथा के हल निकालने के लिए जिन्होंने खच्चर सेना की बात करेंगे, तो खच्चर सेना की बात करेंगे तो इन्होंने कब से शुरुआत की थी, 1822 में, 1822 में। तो 1822 में इन्होंने खच्चर सेना की बात की थी। 1819 में आप ध्यान रखोगे, 1819 की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे पटवारी पद का इन्होंने सृजन किया था। तो सबसे पहले पटवारी पद का सृजन कब किया गया था, 1819 में, ये क्वेश्चन में आ चुका है। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे 1816 में, 1816 की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 1800 अगर हम 27 की बात करेंगे तो 1827 में पौड़ी जेल की बात करेंगे तो पौड़ी जेल की स्थापना की थी, यानी ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1815 में डाक प्रणाली की स्थापना की थी, डाक प्रणाली आप सब जानते हैं श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच में हुई थी 1815 में, तो यानी ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर साथियों जो क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है जो ट्रेल द्वारा क्या किया था, भूमि बंदोबस्त कराए गए थे, भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे साथियों तो इन्होंने टोटल कहाँ पे कितने बंदोबस्त कराए, 7 भूमि बंदोबस्त कराए, 7 भूमि बंदोबस्त कराया। सबसे पहले कराया था 1815 में कराया, 1815 में भूमि बंदोबस्त कराया। उसके बाद 1816 की बात करेंगे, 1816-17 में कराया, फिर 17 से 20 तक कराया, 1817 से 20 तक। यानी आप देखो यहाँ पे 1815 एक साल हो गया, ये भी एक साल हो गया। अब जैसे 1817 से 20 तक है, यानी ये 3 साल बंदोबस्त है, 1817 से 1820। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट अब मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान रखना आपने, 1823 का भूमि बंदोबस्त। 1823 का भूमि बंदोबस्त इंपोर्टेंट क्यों है, इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 80 साला भूमि बंदोबस्त, 80 साला भूमि बंदोबस्त। तो साथियों आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 ट्रेल द्वारा। टोटल भूमि बंदोबस्त कितने कराए, 7 भूमि बंदोबस्त कराए। आपने यहाँ पे ये भी देख लिया पटवारी पद 1819 में क्या था, 1816 में अल्मोड़ा,
और 1827 में यानी यहाँ पे देखो पौड़ी जेल की स्थापना। तो ट्रेल से आप कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आप इतने ध्यान रखोगे। अब चलेंगे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में, जैसे हम एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करते साथियों। जैसे यहाँ पे आप सब जानते हैं ये कौन है, मंगरेश डबराल जी है। तो आपने पिछली क्लास में यानी शुरुआत में याद किया था कि अब इनके जन्म की बात करते हैं। तो जन्म कब हुआ था, 16 मई 1948, और निधन कब हुआ था, 9 दिसंबर 2020। तो साथियों आपने पहले भी रिवाइज किया, अब दोबारा रिवाइज कर रहे हो। 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ था, काफल पानी टिहरी में जन्म हुआ था। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। अब इनके कुछ काव्य संग्रह की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। काव्य संग्रह की बात करते हैं यहाँ पे, काव्य संग्रह। तो साथियों काव्य संग्रह की बात करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे, वो लिखोगे आप सबसे पहले पहाड़ पर लालटेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है पहाड़ पर लालटेन। तो पहाड़ पर लालटेन की बात करेंगे। इसके अलावा लिखोगे आप घर का रास्ता, घर का रास्ता। मेरे साथ लिखते जाओ साथियों, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम जो देखते हैं। तो साथियों ये रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए उन्हें वर्ष 2000 में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, हम जो देखते हैं। अब आप करोगे नए युग के शत्रु। तो साथियों आपने लगभग कुछ इतने हो गया, और एक और कर सकते हो, आवाज भी एक जगह, आवाज भी एक जगह। तो साथियों मंगलेश डबराल से आप सब जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, यहां से इनकी कविता संग्रह, कविताएं, उपन्यास वगैरह अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ के जाते हो निश्चित ही आपको फायदा होगा, एक नंबर आपका कंफर्म कराएगा। तो एक नंबर कंफर्म करने के लिए आपको इनकी कुछ रचनाएं पढ़नी है, इनकी जन्म तिथि पढ़नी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था वो पढ़ना है। तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ पढ़िए, अभी रिवाइज करें। काव्य संग्रह की बात करेंगे, पहाड़ पर लालटेन। अगर कभी पूछा जाए पहाड़ पर लालटेन कब प्रकाशित किया था, 1981 में, है ना। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, और आवाज भी एक जगह। तो ये इनके काव्य संग्रह थे। और हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में इन्हें क्या दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब साथियों आपने ये देख लिया, अब इनके कुछ गद्य भी हैं, आप यहाँ पे लिखोगे, गद्य की बात करेंगे। तो गद्य की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है, दो गद्य ध्यान रखने हैं। एक लिखना आपने लेखक की रोटी, क्या है, लेखक की रोटी। और दूसरा आप याद करोगे कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन। तो कवि का अकेलापन यानी ये हो गया। तो आपको गद्य दो ध्यान रखना है, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। एक यात्रा वृत्तांत है, ये एग्जाम में आ चुका है साथियों। यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे, यात्रा वृत्तांत की आपको ध्यान रखना है। यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे तो यात्रा वृत्तांत है, एक बार आयोवा, कुमाऊनी भाषा में है, एक बार आयोवा। तो साथियों आप मंगलेश डबराल जी से आप इतने पॉइंट ध्यान रखें, आपको कंफर्म होगा, यानी आपको क्या होगा, बहुत सहायता करेगा आपके एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना होती है साथियों। 16 मई 1948 को इनका जन्म काफल पानी में हुआ था। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया था। काव्य संग्रह की बात करेंगे तो आपको 5 काव्य संग्रह याद करने हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, और आवाज भी एक जगह। हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आप इनके दो गद्य याद रखोगे, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। एक यात्रा वृत्तांत भी याद कर सकते हो, एक बार यावोवा, यानी क्या है, कुमाऊनी भाषा में। तो साथियों ये आप क्या करोगे, याद करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब चलेंगे आप आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं मार्च के इंपोर्टेंट है, फरवरी के हमने पिछली क्लास में किए थे, आज भी रिवाइज करें। अब हम मार्च के कल भी रिवाइज करेंगे, आज भी याद करेंगे। सबसे पहले मार्च की बात करेंगे, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। तो 1 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, आप मेरे साथ याद करते जाओ, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 10 मार्च को सीआईएसएफ का जो फाउंडेशन डे है, सीआईएसएफ जो राइजिंग डे है, ये मनाया जाता है। 11 मार्च की बात करेंगे, विश्व किडनी दिवस, यानी वर्ल्ड जो किडनी डे है, 11 मार्च को मनाया जाता है।
15 मार्च की बात करेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस, और 16 मार्च की बात करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। एक बार मेरे साथ दोबारा रिवाइज करो इसे। सबसे पहले आपने 1 मार्च देखा था, 1 मार्च को क्या था, शून्य भेदभाव दिवस। क्या देखा आपने, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। उसके बाद आपने 3 मार्च को देखा था विश्व वन्यजीव दिवस। क्या है, विश्व वन्यजीव दिवस। उसके बाद आपने क्या देखा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर आपने 10 मार्च को मोस्ट इंपोर्टेंट है CISF दिवस। उसके बाद आपने 11 मार्च को देखा विश्व किडनी दिवस। उसके बाद आपने 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, और लास्ट यहाँ पे आपने देखा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो साथियों एक बार आप लिखो इसे, मैं आपको कुछ समय देता हूं, लगभग 5-30 सेकंड का समय देता हूं, आप इसे जल्दी लिखो। तब तक मैं आपको दोहराता हूं, आप अपने कॉपी में लिखते जाओ। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 10 मार्च CISF दिवस, 11 मार्च विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अभी चर्चा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। आपने शायद लिख लिया होगा अब तक, अगर नहीं लिखा तो आप आराम से पॉज करके भी लिख सकते हो, है ना साथियों। तो आपको क्या करोगे, लिखोगे, याद करोगे। देखिए दोस्तों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अगर सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ऐसा पड़ेगा कि जैसे कोई नहीं पढ़ता, यानी आपको दिन रात एक करनी है। अगर सफलता लेनी है दिन रात एक करनी है। आप उत्तराखंड के एग्जाम देख सकते हैं, आप वीडियो के एग्जाम देखो, 2.5 लाख लोगों ने क्या दिया, पेपर फॉर्म भर रखे हैं। अब 2.5 लाखों में केवल 800 लोग सिलेक्शन होंगे, और वो भी अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में 100-200 आएंगे। तो कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ उत्तराखंड में है, और एग्जाम भी ऐसा लेवल का नहीं आता, छोटे मोटे लेवल नहीं आता, एग्जाम का लेवल भी अच्छा रहता है। तो अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए आपका काम है कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत कब करोगे, जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे। तो साथियों आपने एक बार देख लिया, फिर रिवाइज करो मेरे साथ। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 10 मार्च CISF दिवस, 11 मार्च विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। आप 16 मार्च को स्पेशली याद रखोगे, यह हाल ही में चर्चा में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करेंगे कुछ और डे के बारे में। 20 मार्च जैसे मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। साथियों यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया था 20 मार्च को एक डे और ध्यान रखोगे आप, विश्व गोरेवा दिवस। क्या है, विश्व गोरेया दिवस। तो विश्व गोरेया दिवस की बात करेंगे, यानी वर्ल्ड स्पोरो डे की बात करेंगे, कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। 21 मार्च भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, यानी वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च हो गया। फिर आप बात करोगे 21 मार्च को 3 डे मनाए जाते हैं। आपने देखा सबसे पहले विश्व वन दिवस, विश्व कविता दिवस, और इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट अंतरराष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस, यानी अंतरराष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 21 मार्च के 3 दिवस हो गए, विश्व वन दिवस, राष्ट्रीय यानी विश्व कविता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस। अब बात करेंगे 22 मार्च की, विश्व जल दिवस। साथियों हमें विश्व जल दिवस की हमें क्या करनी है, जो 2021 की थीम है वो भी याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। 23 मार्च की बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जैसे 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, यानी विश्व क्षय रोग दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है यहाँ पे 27 मार्च को, 27 मार्च को जैसे विश्व रंगमंच दिवस, यानी वर्ल्ड थिएटर डे या नाटक दिवस। तो साथियों आपने देखा, एक बार 20 मार्च से दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहले आपने देखा 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गोरेया दिवस। फिर आपने देखा 21 मार्च को विश्व वन दिवस, इसके अलावा आपने विश्व जो कविता दिवस है ये भी देखा, और अंतरराष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस भी हो गया। तो 21 मार्च से 3 थे। फिर आपने 22 मार्च देखा विश्व जल दिवस, फिर आपने 23 मार्च को देखा विश्व मौसम विज्ञान दिवस, फिर 24 मार्च को देखा आपने विश्व तपेदिक दिवस, और लास्ट में 27 मार्च को आपने देखा वर्ल्ड थिएटर डे, यानी विश्व रंगमंच दिवस। तो साथियों मार्च महीने के इंपोर्टेंट डे ये हो गए। अब थोड़ा एक इंपोर्टेंट फैक्ट को आपको डिस्कस करता मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना साथियों, जैसे 22 मार्च की बात करेंगे है विश्व जल दिवस, तो आपको 2021 की थीम भी ध्यान रखनी है। इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर, यानी वाटर की जो कीमत है उससे जानना है। तो वैल्यूइंग वाटर जो इसकी थीम है 2021 की वाटर की, यानी विश्व जल दिवस की थीम है वैल्यूइंग वाटर। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, आपने पिछले भी देखा था। इंपोर्टेंट इसलिए है, कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना कब हुई थी संगठन की, तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो टीबी डे है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी भी आप थीम याद रखोगे,
द थीम है इसकी द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। तो साथियों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेज। आपको अगर पसंद आते हैं साथियों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो चैनल है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमें मोटिवेट करें साथियों। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी हमें सुधार करना चाहिए, कहाँ पे हमने गलती कर रखी है, अब हमें कैसा आगे बढ़ना है। तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार साथियों।